रेखा अपनी बेटी सानवी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। उसके शौहर का हाल ही में हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। रेखा का तन्हा सानवी को लेकर जिंदगी बसर करना बेहद मुश्किल हो रहा था। एक रोज रेखा बीमार हो गई तो उसकी बेटी सानवी ने बाहर जाकर काम करने का सोचा। मेरी अम्मी इतनी बीमार है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं ही काम की तलाश करती हूँ। सानवी काम की तलाश करते करते एक रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है, जहाँ पर उसे लोगों को खाना खिलाना होता है। एक रोज की बात है। ये खाना टेबल नंबर 21 पर पहुँचा क्या? ठीक है साहब, मैं अभी पहुँचा कर आती हूँ। सानवी जैसे ही खाने की प्लेट उठाकर 21 नंबर पर पहुँचती है तो वो किसी चीज से टकराकर गिर जाती है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है, जिससे रघु को बेहद गुस्सा आता है। देख कर नहीं चलती, खाने की एक पूरी प्लेट खराब करके रखती। काम धाम तो तुझसे होता नहीं और काम बिगाड़ती है। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। एक काम कर, तू अब तक के सारे पैसे ले और अपना काम कहीं और देख ले। मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता, रोज रोज प्लेट गिरा देती है। नहीं नहीं साहब, मुझे मत निकालिए, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं, तुम ये पैसे लो और चलती बनो यहाँ से। मुझे अपना धंधा और चौपट नहीं करवाना। रघु कुछ पैसे देता है और धक्के मारकर उसे निकाल देता है। सानवी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। इतनी मुश्किल से तो अम्मी की दवाई के लिए काम मिला था, अब वो भी हाथ से निकल गया। अब मैं अम्मी की दवाई कहाँ से लाऊंगी और घर कैसे चलेगा? धूप तो बहुत तेज हो रही है, अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा सोचते हुए जा रही होती है। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है जिसके पैर में चोट लगी होती है। वो लंगड़ा कर चल रहा होता है और सानवी को देखकर उसे रोकता है। बेटा रुको। बोलिए बाबा, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पैर में चोट लग गई है, जिसकी वजह से इलाज के लिए भटक रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर कुछ पैसे हैं तो वो मुझे लाकर दे दो। मेरे पास कुछ और तो है नहीं बाबा, ये कुछ पैसे मिले हैं, घर के खाने के लिए कुछ ले जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। देखो ना कितना खून बह रहा है, ये लो पैसे और अपने पैर के जख्म पर मलहम लगा लीजिए। सानवी रघु से मिले सारे पैसे भिखारी को दे देती है, जिससे वो भिखारी बेहद खुश होता है और उसे बहुत दुआएं देता है। बेटा तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए जो तुम खाने के लिए ले जाने वाली थी। बहुत नेक लड़की हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक टिफिन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बाबा, मैं इस टिफिन का क्या करूँगी भला? अगर खाने के लिए ही नहीं है तो मैं इसमें रखूंगी क्या? बेटा ये तो तुम्हें घर जाकर ही इल्म होगा। तुम मेरे कहने से ये टिफिन रख लो और घर जाकर उसे खोलना। सानवी उस भिखारी से टिफिन ले लेती है और अपने घर की जानिब चल पड़ती है। घर जाकर टिफिन खोलकर देखती है तो उसमें एक वड़ा पाव रखा होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है कि चलो कुछ तो खाने को मिला। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस टिफिन में मुझे एक वड़ा पाव मिला, मेरे खाने की परेशानी दूर हो गई। एक वड़ा पाव मिला है, चलो इसमें आधा मैं अम्मी के लिए रख देती हूँ और आधा मैं खुद खा लेती हूँ। सानवी जैसे ही उस टिफिन को दोबारा खोलती है, उसमें एक और वड़ा पाव दिखता है। अरे ये क्या, इसमें से तो अभी मैंने वड़ा पाव निकाला था, फिर इसमें दोबारा कहाँ से आ गया? शायद टिफिन में 2 वड़ा पाव होंगे जो मैंने देखा ही नहीं। सानवी दोबारा से उस टिफिन को खोलकर देखती है। उस टिफिन में फिर वड़ा पाव होता है। सानवी वड़ा पाव देखकर हैरत में पड़ जाती है और अपनी अम्मी को सारी हकीकत बताती है। अम्मी देखो, मैं जितनी बार इस टिफिन को खोल रही हूँ मुझे इसके अंदर से एक वड़ा पाव मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है? अरे वाकई सानवी, ये वड़ा पाव तो जादू ही लगता है, जिसको जितना खर्च करो ये उतना और बढ़ जाता है। सानवी और रेखा बेहद खुश होते हैं और जी भर के वड़ा पाव खाते हैं। सानवी, हमें बहुत अच्छी चीज मिली है, ये वड़ा पाव कभी खत्म नहीं होने वाला। क्यों ना हम ये वड़ा पाव फरोख्त करना शुरू कर दें, जिससे हमारे बाकी के जरूरियात भी पूरे हो जाएंगे। हाँ अम्मी, आप सही फरमा रही हैं। इतने सारे वड़ा पाव का हम क्या करेंगे? क्यों ना हम उन्हें बाकी लोगों को बांटना शुरू कर दें। अब रेखा और सानवी वो जादुई वड़ा पाव से गरीब लोगों की मदद करते हैं और उन्होंने उस वड़ा पाव की दुकान भी लगाना शुरू कर दिया है।
वो उससे आने वाले पैसों से अपने घर की जरूरियात भी पूरी करते हैं और दूसरों की मदद भी किया करते हैं। देखो ना सानवी, हमारे दिन फिर बदल गए। इन वड़ा पाव से तो हमें बरकत ही बरकत हो रही है। आज हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, हम आलीशान घर में रहते हैं। अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। तभी एक शख्स वहाँ भागा भागा आता है और सानवी उससे पूछती है, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? अरे कस्बे के पास जो बांध है वो टूटने वाला है। पूरा कस्बा खाली करने का हुक्म आया है। अगर वो बांध टूट गया तो पूरा कस्बा का कस्बा उस बांध के पानी में बह जाएगा। भागो भागो सानवी, तुम भी अपनी जान बचाकर भागो। अरे ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई। कस्बा खतरे में है। चलो सानवी, हम भी पास के कस्बे में चलते हैं। नहीं अम्मी, आप रुको। उस बांध को ये वड़ा पाव ठीक कर सकता है। मुझे इस पर पूरा यकीन है। इसने हमारे सारे मुसीबत ठीक कर दिए, तो अब ये मुसीबत भी जरूर ठीक कर देगा। सानवी उस जादुई वड़ा पाव को बांध के पास ले जाती है और उससे कहती है, जादुई वड़ा पाव, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। अब इस कस्बे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस बांध को टूटने मत देना। कुछ भी करो, इस पानी का रुख इस कस्बे की तरफ ना हो पाए। जाओ वड़ा पाव। वड़ा पाव उड़ता हुआ उस बांध की जानिब जाता है और अपना साइज बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से बांध टूटने से बच जाता है और पानी का बहाव कस्बे की तरफ न आकर वहीं के वहीं रुक जाता है। ये सब कस्बे वाले देखते हैं तो सब सानवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उसे मुबारकबाद देते हैं। सानवी, तुमने वाकई कमाल का काम किया है। तुमने कस्बे को बहने से बचा लिया। हम सबको तुम पर फक्र है। सभी कस्बे वाले सानवी के लिए खुशी से तालियां बजाते हैं। अब सानवी और रेखा उस जादुई वड़ा पाव के जरिए सबकी मदद करते हुए अपनी जिंदगी बसर करते हैं। रेखा अपनी बेटी सानवी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। उसके शौहर का हाल ही में हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। रेखा का तन्हा सानवी को लेकर जिंदगी बसर करना बेहद मुश्किल हो रहा था। एक रोज रेखा बीमार हो गई तो उसकी बेटी सानवी ने बाहर जाकर काम करने का सोचा। मेरी अम्मी इतनी बीमार है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं ही काम की तलाश करती हूँ। सानवी काम की तलाश करते करते एक रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है, जहाँ पर उसे लोगों को खाना खिलाना होता है। एक रोज की बात है। ये खाना टेबल नंबर 21 पर पहुंचा क्या? ठीक है साहब, मैं अभी पहुंचा कर आती हूँ। सानवी जैसे ही खाने की प्लेट उठाकर 21 नंबर पर पहुंचती है तो वो किसी चीज से टकराकर गिर जाती है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है, जिससे रघु को बेहद गुस्सा आता है। देख कर नहीं चलती, खाने की एक पूरी प्लेट खराब करके रखती। काम धाम तो तुझसे होता नहीं और काम बिगाड़ती है। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। एक काम कर, तू अब तक के सारे पैसे ले और अपना काम कहीं और देख ले। मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। रोज रोज प्लेट गिरा देती है। नहीं नहीं साहब, मुझे मत निकालिए। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है। मैं आगे से ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं, तुम ये पैसे लो और चलती बनो यहाँ से। मुझे अपना धंधा और चौपट नहीं करवाना। रघु कुछ पैसे देता है और धक्के मारकर उसे निकाल देता है। सानवी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। इतनी मुश्किल से तो अम्मी की दवाई के लिए काम मिला था, अब वो भी हाथ से निकल गया। अब मैं अम्मी की दवाई कहाँ से लाऊंगी और घर कैसे चलेगा? धूप तो बहुत तेज हो रही है। अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा सोचते हुए जा रही होती है। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है, जिसके पैर में चोट लगी होती है। वो लंगड़ा कर चल रहा होता है और सानवी को देखकर उसे रोकता है। बेटा रुको। बोलिए बाबा, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पैर में चोट लग गई है, जिसकी वजह से इलाज के लिए भटक रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर कुछ पैसे हैं तो वो मुझे लाकर दे दो। मेरे पास कुछ और तो है नहीं बाबा। ये कुछ पैसे मिले हैं, घर के खाने के लिए कुछ ले जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। देखो ना कितना खून बह रहा है। ये लो पैसे और अपने पैर के जख्म पर मलहम लगा लीजिए। सानवी रघु से मिले सारे पैसे भिखारी को दे देती है, जिससे वो भिखारी बेहद खुश होता है और उसे बहुत दुआएं देता है। बेटा तुमने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए जो तुम खाने के लिए ले जाने वाली थी। बहुत नेक लड़की हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है,
लेकिन मेरे पास एक टिफिन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बाबा, मैं इस टिफिन का क्या करूँगी भला? अगर खाने के लिए ही नहीं है तो मैं इसमें रखूंगी क्या? बेटा, ये तो तुम्हें घर जाकर ही इल्म होगा। तो मेरे कहने से ये टिफिन रख लो और घर जाकर उसे खोलना। सानवी उस भिखारी से टिफिन ले लेती है और अपने घर की जानिब चल पड़ती है। घर जाकर टिफिन खोलकर देखती है तो उसमें एक वड़ा पाव रखा होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है कि चलो कुछ तो खाने को मिला। अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस टिफिन में मुझे एक वड़ा पाव मिला। मेरे खाने की परेशानी दूर हो गई। एक वड़ा पाव मिला है। चलो, इसमें आधा मैं अम्मी के लिए रख देती हूँ और आधा मैं खुद खा लेती हूँ। सानवी जैसे ही उस टिफिन को दोबारा खोलती है, उसमें एक और वड़ा पाव दिखता है। अरे, ये क्या? इसमें से तो अभी मैंने वड़ा पाव निकाला था, फिर इसमें दोबारा कहाँ से आ गया? शायद टिफिन में 2 वड़ा पाव होंगे जो मैंने देखा ही नहीं। सानवी दोबारा से उस टिफिन को खोलकर देखती है। उस टिफिन में फिर वड़ा पाव होता है। सानवी वड़ा पाव देखकर हैरत में पड़ जाती है और अपनी अम्मी को सारी हकीकत बताती है। अम्मी, देखो, मैं जितनी बार इस टिफिन को खोल रही हूँ, मुझे इसके अंदर से एक वड़ा पाव मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है? अरे वाकई सानवी, ये वड़ा पाव तो जादुई लगता है। जिसको जितना खर्च करो ये उतना और बढ़ जाता है। सानवी और रेखा बेहद खुश होते हैं और जी भर के वड़ा पाव खाते हैं। सानवी, हमें बहुत अच्छी चीज मिली है। ये वड़ा पाव कभी खत्म नहीं होने वाला। क्यों ना हम ये वड़ा पाव फरोख्त करना शुरू कर दें, जिससे हमारे बाकी के जरूरियात भी पूरे हो जाएंगे। हाँ अम्मी, आप सही फरमा रही हैं। इतने सारे वड़ा पाव का हम क्या करेंगे? क्यों ना हम उन्हें बाकी लोगों को बांटना शुरू कर दें। अब रेखा और सानवी वो जादुई वड़ा पाव से गरीब लोगों की मदद करते हैं और उन्होंने उस वड़ा पाव की दुकान भी लगाना शुरू कर दिया है। वो उससे आने वाले पैसों से अपने घर की जरूरियात भी पूरी करते हैं और दूसरों की मदद भी किया करते हैं। देखो ना सानवी, हमारे दिन फिर बदल गए। इन वड़ा पाव से तो हमें बरकत ही बरकत हो रही है। आज हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, हम आलीशान घर में रहते हैं। अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। तभी एक शख्स वहाँ भागा भागा आता है और सानवी उससे पूछती है, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? अरे, कस्बे के पास जो बांध है वो टूटने वाला है। पूरा कस्बा खाली करने का हुक्म आया है। अगर वो बांध टूट गया तो पूरा कस्बा का कस्बा उस बांध के पानी में बह जाएगा। भागो भागो सानवी, तुम भी अपनी जान बचाकर भागो। अरे, ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई। कस्बा खतरे में है। चलो सानवी, हम भी पास के कस्बे में चलते हैं। नहीं अम्मी, आप रुको। उस बांध को ये वड़ा पाव ठीक कर सकता है। मुझे इस पर पूरा यकीन है। इसने हमारे सारे मुसीबत ठीक कर दिए, तो अब ये मुसीबत भी जरूर ठीक कर देगा। सानवी उस जादुई वड़ा पाव को बांध के पास ले जाती है और उससे कहती है, जादुई वड़ा पाव, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। अब इस कस्बे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस बांध को टूटने मत देना। कुछ भी करो, इस पानी का रुख इस कस्बे की तरफ ना हो पाए। जाओ वड़ा पाव। वड़ा पाव उड़ता हुआ उस बांध की जानिब जाता है और अपना साइज बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से बांध टूटने से बच जाता है और पानी का बहाव कस्बे की तरफ न आकर वहीं के वहीं रुक जाता है। ये सब कस्बे वाले देखते हैं तो सब सानवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उसे मुबारकबाद देते हैं। सानवी, तुमने वाकई कमाल का काम किया है। तुमने कस्बे को बहने से बचा लिया। हम सबको तुम पर फक्र है। सभी कस्बे वाले सानवी के लिए खुशी से तालियां बजाते हैं। अब सानवी और रेखा उस जादुई वड़ा पाव के जरिए सबकी मदद करते हुए अपनी जिंदगी बसर करते हैं। कस्बा था पर लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहता था। रीमा की अम्मी बचपन से ही गुजर जाने की वजह से लक्ष्मण ने रीमा का ख्याल रखने के लिए शिल्पा से दूसरी शादी कर ली। शिल्पा के घर आने से लक्ष्मण बेहद खुश था। उसे लगा कि रीमा को अम्मी का प्यार मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ इसका उल्टा हुआ। शिल्पा रीमा से घर का सारा काम करवाने लगी, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि अपने पैर और हाथ भी दबवाती। अपनी सेवा करवाने में कोई कसर नहीं रखती। वो सारा काम रीमा से ही करवाती। वो लक्ष्मण को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था। अभी तक सो रही है? उठ जा, कितना सारा काम पड़ा है। दिन भर घर पर बोझ बनकर बैठती है और काम तो तिनके भर का भी नहीं करती है।
सुबह सुबह आप मुझे कुछ मत बोलिए। दिन भर अगर मैं खाली बैठती हूँ तो ये सारा काम कौन करता है? जबान चलाने में तो कोई तुमसे जीत ही नहीं सकता। आने दो तुम्हारे अब्बू को, उन्हें ये सारी बातें बताती हूँ मैं। बताओ बताओ, मैं क्या उनसे डरने वाली हूँ क्या? मैं भी सीधे मुंह कहूँगी, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। पहले आने तो दे, उसके बाद देखना। मैं भी तुम्हारी ओर शिकायत कर दूंगी कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो, ना किसी काम की ना काज की। सहन करने की भी कोई हद होती है, लेकिन दिन भर आराम करती रहती हो। आने दो अब्बू को। शाम के वक्त लक्ष्मण मायूस होकर घर आया। शिल्पा ने कहा, क्या हुआ? आप तो मायूस लग रहे हैं, कुछ बात हो गई क्या? या किसी ने कुछ कह दिया आपको? रीमा, जाकर पानी और कुछ खाने को लेकर आओ। अरे क्या बताऊं भाग्यवान, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, पर मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। हमारी पूरी कंपनी बंद हो रही है। कंपनी के नुकसान में जाने की वजह से हमारे मालिक को बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए उन्होंने कई पुराने और नए नौकरों को काम से निकाल दिया है। ये कैसी बात हुई? आप तो कितने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। अगर काम छूट जाएगा तो हम खाएंगे क्या? हे मालिक। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, कुछ पैसे रीमा की शादी के लिए भी बचाए थे, इसी का इस्तेमाल करके कुछ धंधा खोलना होगा। अब्बू, क्यों ना हम वड़ा पाव का धंधा खोलें? ये वड़ा पाव का धंधा चल जाएगा। मैंने देखा है, वड़ा पाव का धंधा बहुत सस्ता और अच्छा होता है और लोगों का कम पैसों में ही पेट भर जाता है, और सस्ते होने की वजह से लोग इसे दिन में कई बार खा सकते हैं। धंधे से क्या होगा? आप कोई काम ही ढूंढ लीजिए। बड़ी आई वड़ा पाव का धंधा करने वाली, जाकर अपना काम करना। नहीं, रीमा सही कह रही है, वड़ा पाव का व्यापार जोरों से चलेगा। मैं अभी इसकी कोई तरकीब निकालता हूँ। जी अब्बू, इस धंधे में आपकी मदद कोई करे या ना करे, पर मैं जरूर करूँगी। कोई करे या ना करे, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भी अपने शौहर का काम में हाथ बटाऊंगी। वो तो मुझे पता है कि आप हाथ कैसे बटाने वाली हैं। सारे काम मुझसे ही करवाएंगी, सब जानती हूँ मैं। रीमा की बातें सुनकर लक्ष्मण वड़ा पाव का धंधा शुरू कर देता है। यहाँ भी शिल्पा सारा काम रीमा से ही करवाती है। लोगों को वड़ा पाव देने से लेकर बड़े बड़े बर्तन साफ करवाने तक का काम रीमा ही करती है। शिल्पा तो बस एक बेगम की तरह वहाँ बैठी रहती थी। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। लक्ष्मण बस चाहता था कि रीमा का स्कूल में दाखिला करा दे। तब शिल्पा ने कहा, नहीं, स्कूल कुछ नहीं, हमें एक और वड़ा पाव का धंधा शुरू कर देना चाहिए। रीमा अगले साल भी तो पढ़ सकती है। हाँ, और आपको नहीं लगता आप उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं? अगर हमारा बच्चा होता तो क्या आप उस पर भी इतना ध्यान देते? अरे मुझे पता है कि सारा का सारा काम वही दुकान पर करती है। तुम उससे सारे काम करवाती हो और पूरे दुकान की लक्ष्मी वही तो है। अगर वही सब करती है तो फिर मैं क्या करती हूँ? आपके लिए मैं बोझ हूँ ना? दुकान मेरी ही है, मैंने ही इतने काम करके उसे सफल किया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वाली वड़ा पाव की दुकान आप मुझे दे दीजिए और फिर तय कर लीजिए कि आप अपनी बेटी के साथ रहेंगे या मेरे साथ। शिल्पा और लक्ष्मण का बहुत बड़ा बहस हो जाता है। लक्ष्मण अपनी बेटी रीमा के साथ रहने लगता है। शिल्पा अपने भाई को अपने मायके से बुलाकर अपने परिवार से अलग होकर वड़ा पाव बेचने लगती है। लेकिन वो दुकान तो रीमा की वजह से चलती थी और इस वजह से शिल्पा की दुकान में कुछ ही ग्राहक आते, लेकिन लक्ष्मण और रीमा अकेले हो गए थे और लक्ष्मण के पास कोई और दूसरा काम भी नहीं था। बेटा, मैं फिर से उसी जगह आ गया जहाँ कुछ महीने पहले था। अब फिर से काम की तलाश पर निकलना होगा। शिल्पा ने हमसे हमारी दुकान हथिया ली। अपने भाई को बुलाकर उसने उसके साथ धंधा करके उसने हमें अकेला कर दिया। बेटा, आप चिंता मत कीजिए अब्बू, क्यों ना हम उल्टा वड़ा पाव बेचे नई दुकान खोलकर। उल्टा वड़ा पाव? उल्टा वड़ा पाव ये कैसे बनता है? ये नए प्रकार का वड़ा पाव है।
जिसमें पाव के अंदर आलू की स्टफिंग की जाती है और फिर उसे बेसन में लपेटकर तला जाता है। एक बार मैंने ये बात अम्मी से भी कही थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये करने से मना कर दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपनी दुकान पर ये बेचें। मुझे तुम पर यकीन है। मैं अभी इसी चीज का बंदोबस्त करके कल सुबह से इस चीज को शुरू करता हूँ। तो मैं भी इस चीज के लिए आपकी मदद करना शुरू कर देती हूँ। बहुत मजा आएगा। हमारा धंधा बहुत अच्छा और बहुत बड़ा होगा। और क्या था, लोगों ने उल्टा वड़ा पाव के बारे में सुना ही नहीं था। जैसे ही उन्हें पता चला कि रीमा ने उल्टा वड़ा पाव का ठेला शुरू किया है, सारे के सारे रीमा के यहाँ पर आया करते थे उल्टा वड़ा पाव खाने के लिए। दुकान पहले ही दिन से बहुत अच्छी चलने लगी और शिल्पा के वड़ा पाव की दुकान से कोई भी वड़ा पाव नहीं लेता था। अरे रीमा बिटिया, हमें भी उल्टा वड़ा पाव का स्वाद चखाओ। अरे हम भी तो खाकर देखें जरा। जी काका, अभी लाई। उनकी दुकान तो खूब चल रही है और अगर हमारी दुकान ऐसी चलती रही तो मुझे घर जाना होगा। यहाँ मच्छर मारने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊँ। लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या ये है तुम्हारे बड़े भाई होने का फर्ज? शिल्पा का धंधा न चलने की वजह से उसका भाई अपने घर चले जाता है और शिल्पा अकेली पड़ जाती है। ना धंधा रहा, ना ही घर, और ना ही भाई ने मदद की। दूसरी तरफ रीमा अच्छे स्कूल में जाने लगी। उसका उल्टा वड़ा पाव का धंधा खूब चलने लगा। लोग दूर दूर से आते थे उसका उल्टा वड़ा पाव का आनंद लेने के लिए। अब्बू, अम्मी अब अकेली हो गई है। उन्हें अब उनकी गलती का एहसास भी हो गया होगा। तो क्यों ना हम उन्हें वापस बुला लें? इससे हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। रीमा की बात सुनकर लक्ष्मण ने शिल्पा को माफ कर दिया और उसे घर बुला लिया। मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने तुझे हमेशा डांटा, काम करवाया, लेकिन तुमने मुझसे इतना प्यार किया। मैं हमेशा इस बात के लिए शर्मिंदा रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमारे घर की असली लक्ष्मी तो तुम ही हो। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आखिर हूँ तो मैं आपकी बेटी ही ना। बस अब आप एक शर्त लगाइए कि आप उल्टा वड़ा पाव मुझसे ज्यादा खाकर दिखाएंगी। मैं कोशिश करूंगी कि तुमसे ज्यादा उल्टा वड़ा पाव खा सकूं। अब देखिएगा आप, हम माँ बेटी मिलकर ऐसा धंधा करेंगे कि पूरे शहर में ऐसा धंधा किसी का ना हुआ होगा। अब इसके लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरी बेटी, अब से मैं तुम्हें बस तोहफे ही दूंगी, काम काज से बिल्कुल दूर रखूंगी। लक्ष्मण का उल्टा वड़ा पाव का धंधा खूब अच्छे से चलने लगा और उनका पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा। एक मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठकर लोगों से भीख मांग रहा था। वो बहुत भूखा था और काफी देर से वहीं पर बैठा हुआ था। अब उसे कोई भी भीख नहीं मिल रही थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, दे दो। इतने में वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी से उतरकर 2 लोग आते हैं। वो दोनों दोस्त होते हैं। उनका नाम आलोक और अक्षत होता है। आलोक एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है और अक्षत उनका पार्टनर होता है। आलोक, इस वक्त तुम मुझे मंदिर क्यों लेकर आए हो? कुछ देर में ही तो हमारी मीटिंग है। मेरा मन कर रहा था कि भगवान के दर्शन करके फिर चलते हैं। आलोक और अक्षत सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। वो भिखारी आकर अक्षत का पैर पकड़ लेता है। अक्षत खौफ खा जाता है और उसे भागने लगता है। आलोक ये सब देख ही रहा होता है। साहब, कुछ दे दो साहब, भगवान भला करेगा। मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन हो गए, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ दे दो। अरे ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरे पैर, पूरे कपड़े खराब कर दिए। जा यहाँ से, जा किसी और से भीख मांग। अरे रुको रुको, इतना मांग रहा है तो दे दो गरीब को। अरे आलोक, तुम नहीं जानते हो, इन लोगों के हाथ पैर सलामत होते हुए भी इन लोगों को हमेशा मुफ्त का खाने की आदत लगी रहती है। ये सब इनका कारोबार है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। आलोक जाकर भिखारी को बैठाता है और उसे खाना लाकर देता है। भूखे की तरह भिखारी सारा खाना खा लेता है। फिर आलोक उससे पूछता है,
क्यों भाई, तुम्हें इस तरह से भीख मांगने में अच्छा लगता है क्या? तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, तंदुरुस्त हो तो तुम कुछ काम करके भी अपना पेट पाल सकते हो। हाँ साहब, पहले मेरी दुकान थी समोसे की, उससे मेरा गुजारा अच्छा होता था। मेरी बीवी भी मेरे साथ थी, पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि उसे खतरनाक बीमारी हो गई और उसके इलाज करवाने में मैं बर्बाद हो गया, मगर वो बच नहीं सकी। अब मैं उसकी याद में पागलों सा घूमता हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि कोई नया कारोबार शुरू करूं। भिखारी की कहानी सुनकर आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जो भी कारोबार करना चाहते हो उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है? भगवान आपका भला करे जनाब, आप जैसा नेक इंसान तो मैंने पहली बार देखा है। मैं अपना खाने का कारोबार करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बनाओगे तुम? समोसे की दुकान तो बहुत है, इस शहर में तुम कुछ अलग करो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जब तुम्हारी दुकान चलने लगेगी तो मुझे वापस कर देना। मैं मिसल पाव की दुकान शुरू करना चाहता हूँ। मेरी बीवी को भी मिसल पाव बहुत पसंद था और मैं बहुत अच्छा मिसल पाव बनाता हूँ। ठीक है, चलो तुम हमारे साथ। आलोक और अक्षत उस भिखारी को अपने साथ लेकर आते हैं और फिर उसके लिए एक ठेला और सारा सामान खरीदते हैं। उस पर वो दमदार मटका मिसल पाव के नाम से मिसल पाव बेचना शुरू कर देता है। वो अपना ठेला आलोक और अक्षत के ऑफिस के नीचे ही लगाता है। आइए आइए खाइए, आइए महाराष्ट्र का स्पेशल मटका मिसल पाव खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आइए भाइयों। मटका मिसल पाव वहाँ के लोगों के लिए एक नई डिश होती है, इसलिए उस भिखारी के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जम जाती है। काफी सारे लोग आते हैं और उसके मिसल पाव बड़े शौक से खाते हैं। आलोक और अक्षत के ऑफिस के सभी लोगों का ये रोज का रूटीन बन जाता है। सभी के बीच उसके मटका मिसल पाव की बहस होती है। सुनो भाई, तुमने नीचे वाले ठेले से वो मिसल पाव खाया? मैंने तो आज तक ऐसा मिसल पाव नहीं खाया था। हाँ भाई, वो बहुत ही जायकेदार बनाता है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं तो अपने परिवार वालों को भी ले जाकर खिलाया। मैं जब पुणे में रहता था तब वहाँ पर मिलती थी। घर की यादें ताज़ा हो गईं। एक दिन विदेश से एक बहुत बड़ा क्लाइंट आलोक के ऑफिस में आया होता है। उसका नाम सिद्धार्थ होता है और वो भी आलोक का दोस्त ही होता है। वो जब गाड़ी से नीचे उतरता है तो उसे भिखारी का ठेला दिखता है। वो उस छोटे से ठेले को देखकर हैरान हो जाता है कि इतने बड़े ऑफिस के सामने ये कैसा ठेला लगा है। और तो और इतने बड़े ऑफिस में काम करने वाले लोग इस ठेले से खाना खाते हैं। वो जाकर आलोक से कहता है, आलोक, तुम्हारे इतने बड़े ऑफिस के लोग इस छोटे से ठेले का खाना क्यों खा रहे हैं? तुमने इस ठेले को अपने ऑफिस के सामने खड़ा ही क्यों किया? अगर मैं होता तो सबसे पहले इस ठेले को यहाँ से हटाता। पूरे ऑफिस का लुक खराब कर दिया है इसने। नाम भी कैसा है, दमदार मिसल पाव। तुम्हारे ऑफिस के लोग मिसल पाव कैसे खाते हैं यार? सिद्धार्थ, मैंने ही उस मिसल पाव वाले को अपने ऑफिस के नीचे लगाने के लिए कहा है। उसका मटका मिसल पाव बहुत ही जायकेदार है। तुम्हें उसके ठेले से क्या तकलीफ है? आलोक, तुम ही सोचो, तुम्हारे ऑफिस की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। बाहर से कोई आएगा और उस ठेले को देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम एक बार उसका मिसल पाव खा कर तो देखो, फिर तुम बाकी सब कुछ भूल जाओगे। नहीं, मैं इस तरह का अनहाइजीनिक खाना नहीं खाता। ना जाने कैसी चीजों से बनाता होगा। इन सब बातों की फिक्र मत करो। वो सारा सामान एकदम बेहतरीन इस्तेमाल करता है और साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखता है। आलोक अपने ऑफिस बॉय को बुलाकर एक मटका मिसल पाव मंगवाता है और सिद्धार्थ को खिलाता है। सिद्धार्थ पहले तो खाने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर उसकी खुशबू से उसे लालच आ जाता है। कैसा लगा सिद्धार्थ? ये महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है। मैंने जब पहली बार खाया था ना, तब मुझे लगा था कि आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मटका मिसल पाव बिल्कुल अलग है। मैंने भी ऐसा कुछ पहली बार ही खाया है। ये ठेला तुम्हारे ऑफिस के नीचे ही क्यों लगाता है? आलोक सिद्धार्थ को मिसल पाव वाले की कहानी बताता है। सिद्धार्थ को आलोक की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आलोक, तुमने ये बिल्कुल गलत किया है। मैंने क्या गलत कर दिया? अरे,
तुम अभी तक उस मिसल पाव को ठेले पर ही बेचवा रहे हो। ये तो बहुत बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तुमने। यहाँ के लोगों के लिए ये डिश बिल्कुल नहीं है। हम मिलकर इसे पूरे शहर में फेमस कर देंगे। चलो चलकर उस आदमी से बात करते हैं कि वो इस बात के लिए तैयार है कि नहीं। सिद्धार्थ और आलोक जाकर उसको सारी बात बताते हैं और उसे कहते हैं कि उसे अपनी रेसिपी शेयर करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर वो बेहद खुश हो जाता है कि उसके तरीके से बनाए हुए मटका मिसल पाव पूरे शहर में बिक पाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आलोक इसकी फ्रेंचाइजी खोलता जाता है और उसका मालिक उस आदमी को बना देता है। उसकी फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी चलती है और पूरे शहर में दमदार मटका मिसल पाव के नाम से बहुत सारी दुकानें खुल जाती हैं और पूरे शहर में मटका मिसल पाव मशहूर हो जाता है।